नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 4,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में किया जा रहा है विकसित। पीएम किसान सम्मान निधि से उत्तराखंड के किसानों को हुआ है लाभ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति के महानिदेशक की अध्यक्षता में 51वीं बैठक की गई आयोजित। समिति ने 285 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को दी मंजूरी। गंगा नदी के पुनर्जीवित में सहायता जारी रखने के लिए समग्र पारिस्थितिक कार्य बल के विस्तार को भी मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वितरित किए जाएंगे 61.70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। राज्य सरकार ने इस समय में फसली ऋण उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैथल मंडी में खरीद और उठान व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, मंडियों में फसल बेचने के 72 घंटों के अंदर किसानों को मिल रहे हैं फसलों की कीमत। धान खरीद का लगभग 4,000 करोड़ रुपए भिजवाया गया है किसानों के खातों में। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें कृषि, बागबानी और इंफ्रा विकास की योजनाएं शामिल रहीं। इनमें 100 बेड का उप जिला अस्पताल और पुल भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में रोपने और पेयजल के लिए शामिल रहीं। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित 70 सड़कों और 15 पुलों का उन्होंने लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने सभा स्थल पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सीमा पर मौजूद गांवों को अंतिम नहीं बल्कि पहले गांव के रूप में विकसित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल लाल किले से महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने की घोषणा की थी। ड्रोन के माध्यम खेतों में दवा, खाद, बीज पहुंचाए जा रहे हैं। पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े, तीर्थ यात्रा का विस्तार हो। मेरे परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर चीज का अभाव। और उस अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब स्थितियां बदल रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, नई सुविधाएं बन रही है, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल लाल किले से महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने की भी घोषणा की गई थी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज भी पहुंचाए जा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मोटा अनाज गरीब बहनों को पक्का घर दिया, हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। पीएम मोदी ने कहा कि मोटे अनाज यानी श्री अन्न को सरकार विश्व भर में पहुंचाना चाहती है। यहां सेब के बागान और फल सब्जियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अब जब यहां सड़कें बन रही हैं, पानी पहुंच रहा है, तो मेरे किसान भाई बहन भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज जो पॉली हाउस बनाने और सेब के बाग विकसित करने की योजना भी शुरू हुई है। इन योजनाओं पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इतना सारा पैसा उत्तराखंड के हमारे छोटे छोटे किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उत्तराखंड के किसानों को अब तक 2200 करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, यहां तो मोटा अनाज, श्री अन्न भी अनेक पीढ़ियों से उगाया जाता है। मैं जब आपके बीच में रहा करता था, बहुत समय काटा है आपके बीच में, तब घर घर में मोटा अनाज भी खूब खाया जाता था। अब केंद्र सरकार इस मोटे अनाज को, श्री अन्न को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना शुरू किया गया है। इनका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे उत्तराखंड के छोटे किसानों को मिलने जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में लगभग 285 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यकारी समिति ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए सहायता जारी करने के लिए समग्र इकोलॉजिकल कार्य बल यानी गंगा कार्य बल के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ICAR केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा कार्यान्वित हिल्सा सहित मछली भंडार में वृद्धि और गंगा नदी में टिकाऊ मत्स्य पालन और संरक्षण के लिए आजीविका में सुधार से संबंधित परियोजनाओं को भी पिछले कुछ वर्षों में सफलता को देखते हुए 31.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विस्तारित किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2023 और 24 में 61.70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करेगी। इस वर्ष 31 जुलाई तक 19.12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि रबी 2022-23 में 8,25,013.32 करोड़ का फसली ऋण किसानों को दिया गया है। 2023-24 में 10,01,093 करोड़ की व्यवस्था की जानी है। राज्य सरकार द्वारा समय से फसली ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी होना है। इसमें सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड लखनऊ मंडल में वितरित होगा। लखनऊ में वितरित होने वाले कार्ड की संख्या 5.15 लाख से अधिक है। वहीं गोरखपुर व आगरा में 4-4 लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे। गोरखपुर में 4.37 लाख, फैजाबाद में 4.41 लाख, देवीपाटन मंडल में 4.39, आगरा में 4.35 लाख कार्ड वितरण किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेबी दलाल गुरुवार को कैथल की नई अनाज मंडी में पहुंचे और खरीद कार्यों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने उठान कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द मंडी खाली करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार किसानों की फसल अच्छी निकल रही है और दाम भी बढ़िया मिल रहा है। प्रदेश सरकार की सोच की मंडियों में किसानों द्वारा फसल बेचने के 72 घंटों के अंदर किसानों के खातों में फसलों का पैसा पहुंचे। इस नीति पर खरा उतरते हुए प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद का लगभग 4,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भी भिजवाया जा चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडियों में करीब 28.5 लाख मीट्रिक धान आ चुका है। इसके अतिरिक्त करीब 9 लाख मीट्रिक टन बासमती भी मंडियों में आ चुकी है, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु झील नदी सिंचाई किसान संघ के 50 सदस्यों ने कर्नाटक से कावेरी जल छोड़े जाने की मांग को लेकर उत्तम कोरविल रेलवे स्टेशन पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब मोगा के गांव कुकराना के एक किसान ने पराली के अवशेषों में आग लगा दी। सैटेलाइट इमेज देखने के बाद जिलाधिकारी समेत कृषि विभाग की टीम और पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची। मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि पराली अवशेष जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी लखविंदर सिंह ने कहा कि आग लगाने वाले किसान के खेत में पहुंचे तो देखा कि धान की पराली के अवशेषों में आग लगाई गई है। इस किसान के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। किसान सुरजीत सिंह ने कहा कि जमीन ठेके पर देने से पहले भी हमने किसानों से कहा था कि धान की पराली न जलाएं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने बची हुई पराली में भी आग लगा दी, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। हरियाणा करनाल में लगातार निगरानी के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से 15 किसानों पर 47,500 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्य सचिव ने भी अधिकारियों को किसानों को समझाने, नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने भी अधिकारियों से अब सख्ती से पेश आने का निर्देश दिया है। हालांकि लगातार अधिकारियों द्वारा गांवों पर नजर रखी जा रही है। पराली जलाने के मामले में हरियाणा के किसानों का कहना है कि हम खुद पराली नहीं जलाना चाहते, क्योंकि हमें खुद पराली के नुकसान का पता है, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंचायत में यही फैसला लिया गया कि हमारे जो किसान हैं इलाके के, ये पराली की समस्या से बहुत तंग है। पराली जलाने को मन हमारा भी नहीं करता, क्योंकि खेत खराब होते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अब पराली जो रीपर मार दिया, उसमें काट दी, उसको उसका बेलर नहीं बनाने वाला आया, उसकी गठड़ी बांधने वाला, और गठड़ी बांधते हो तो उठाने वाला नहीं आता। तो जिमींदार जो है वो तो उनको फोन कर करके थक गया है। जिमींदार के पास और कोई हल नहीं है इसका, आप इसको आग लगाए, और मजबूरी है, क्या करें, आग लगाएगा। जे साडे कोल कोई होर इलाज होगा, सानू भी पता है भी जमीन दे किरम मरदे ने, अग लाया मरदे ने, पर होर साडे कोल कोई चारा ते कोई नहीं, फिर असीं की कर सकने आ। इस सिलसिले में IUCL द्वारा 5 परचेज सेंटर खोले गए हैं, जहां गांठें 1890 रुपये प्रति टन के हिसाब से परचेज की जा रही है। हमारे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है।
अगर कोई किसान को दिक्कत हमसे मिलकर उसको समस्या का समाधान करवाएं। हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं पराली न जलाने बारे, और किसान इसमें हमारा भरपूर सहयोग भी दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस बार एक्टिफायर लोकेशंस भी पिछले साल की कम आई हैं, और किसानों का सहयोग की वजह से हम जो इसको बिल्कुल फसल अवशेष प्रबंधन को कामयाब करेंगे। और हर साल 13 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मकसद ये है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को कम से कम कर सकें। इस साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस की थीम है आपदाओं और असमानता के बीच पारंपरिक संबंध। देखिए एक रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदाएं कहकर नहीं आती, लेकिन इसके जोखिम को कम करने के लिए दुनिया भर में कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि मानवीय क्षति को कम से कम किया जा सके। कई बार प्रकृति से छेड़छाड़ इतनी बढ़ जाती है कि उसका परिणाम हमें आपदाओं के रूप में झेलना पड़ता है। हमें ये सोचना होगा कि अगर हमने प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा नहीं रोका तो हमें उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जीवों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जीवों को होने वाले खतरे से बचाने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। साल इसके लिए अलग अलग थीम रहती है। 2023 में इसकी थीम है आपदाओं और असमानता के बीच पारस्परिक संबंध। भारत में भी हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान को कम करने में NDRF और दूसरी एजेंसियां साल भर काम भी करती हैं। भारत की बात की जाए तो साल 2022-23 में प्राकृतिक आपदाओं में 1997 लोगों की जान गई, जबकि इसी साल 30,000 से ज्यादा पशुओं की जान प्राकृतिक आपदा में गई। अगर फसलों की बात करें तो 18,54,000 से ज्यादा हेक्टेयर फसलें तबाह हुई। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 3,24,000 से ज्यादा घर और झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। अगर हम देश में राज्यवार देखें तो हमें समझ आएगा कि किस तरह प्राकृतिक आपदाएं मानवीय क्षति कर रही हैं। 2022 से लेकर मार्च 2023 तक प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा 438 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई, मध्य प्रदेश में 284, असम में 200, गुजरात में 188, कर्नाटक में 127, छत्तीसगढ़ में 95, राजस्थान में 91, उत्तराखंड में 86, बिहार में 70, उत्तर प्रदेश में 53 और हिमाचल में 42 मानवीय क्षति हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक लू चलने की घटना में 8 गुना बढ़ोतरी हुई, बिजली गिरने की घटना में 111 गुना बढ़ोतरी, जबकि छोटे बड़े तूफानों में भी कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें ये सोचना होगा कि अगर हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को उसकी कीमत जान देकर चुकानी होगी। नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए आंकड़ों के मुताबिक अब तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 1,62,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 6,150 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 6,125 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जैतपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 6,430 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके भाव में 355 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,075 रुपए हो गया। इस दौरान राजस्थान की लालसोट मंडी में भी मूंगफली के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 6,000 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके सौदे 413 रुपए टूटकर 5,587 रुपए पर हुए।
जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,000। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंगफली के भाव पर नजर डालें। को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। राजस्थान में मूंग की कटाई करें, यहीं काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहें। अभी तिल की कटाई कर लें, साथ ही बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई कर लें। राजस्थान में मटर की बुआई करें। इसके साथ ही गाजर और मूली की बुआई भी कर सकते हैं किसान पालक भी बोएं। वहीं मेथी और लहसुन की बुआई करें। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहाँ धान के खेत में निराई भी कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत में सिंचाई भी करते रहें। यहाँ भिंडी की खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके साथ ही बैंगन और टमाटर की रोपाई कर लें। टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में निराई कर लें। गुजरात में लाल मिर्च की बुआई भी करें। अभी लोबिया के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल लें। गुजरात में केले के खेत में सिंचाई करें। केले के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। मटर की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगेती फसल अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बोई जा सकती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए अंकुरण से पहले ही 1 किलोग्राम पेंडामिथिलिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करें। लेकिन किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। जितना जल्दी हो सके इसे बोलें। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा पूसा प्रभात की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत से इस किस्म के 15 क्विंटल मटर की फसल ली जा सकती है। इस किस्म में चूर्ण्य फफूंद की बीमारी नहीं लगती। पूसा पन्ना किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इस किस्म को पकने में 90 दिनों का समय लगता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सटी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। बीएसएफ ने गिराए गए ड्रोन से मादक पदार्थ हेरोइन बरामद की है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। करीब 18,000 भारतीय इजरायल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फलस्तीन के वेस्ट बैंक और 3-4 भारतीय गजा में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच साइबर अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार देर रात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ से 11 उम्मीदवारों की घोषणा की है। दिल्ली के उद्योग नगर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। लॉटरी घोटाला मामले में आयकर विभाग ने पूर्वोत्तर समेत देश भर में 25 स्थानों पर छापेमारी की। बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु में छापेमारी की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में रऊफ शेख ने 0.900 मिलीग्राम वजन वाली विश्व कप की ट्रॉफी बनाई है। उनका दावा है कि दुनिया की सबसे कम वजन वाली वर्ल्ड कप की गोल्ड से बनी ट्रॉफी है। वे इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए भी संपर्क करें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक पूजा कमेटी ने मासिक धर्म स्वच्छता की थीम पर आधारित एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया है। पूजा की तैयारियां चरम पर हैं। कोलकाता में हर साल एक नई थीम के साथ दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।